Yes, good afternoon all of you. So today we continue with chapter 3 in economics, money and inflation. और आज का हमारा टॉपिक है causes of inflation. ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने इन्फ्लेशन के बारे में रीड किया था. ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है. अगर सिंपल मीनिंग में अगर आपको इन्फ्लेशन समझना है, दैट इज़ अ प्राइस राइज. ठीक है, लेकिन प्राइस राइज फॉर अ लॉन्ग टर्म. अगर कुछ समय के लिए प्राइस राइज हो रहा है मार्केट में तो वो इन्फ्लेशन नहीं. और अलग अलग तरीके से इन्फ्लेशन का डेफिनेशन बताया गया है. इन अ सिंपल मीनिंग यही होता है कि प्राइस राइज, ठीक है, जब प्रोडक्ट का लंबे समय तक प्राइस राइज हो रहा है कंटिन्यूसली तो फिर वो इन्फ्लेशन है. और दूसरा इन्फ्लेशन का डेफिनेशन ये भी है आपके लिए कि सपोज़ कर लो कि आपके जो भी रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल अगर पूरी तरह से यूज़ हो चुका है, मतलब जो भी आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, तैयार माल में रॉ मटेरियल में से फिनिश गुड्स में जो भी आप कन्वर्ट करते हो, अगर कुछ भी रॉ मटेरियल बाकी है और उसकी वजह से अगर डिमांड ऊपर जा रही है, अब मतलब नहीं समझे, मेरे बोलने का मतलब है कि रॉ मटेरियल पूरा का पूरा यूज़ नहीं हुआ है. अब पूरा यूज़ नहीं हुआ है तो प्रोडक्शन उतना नहीं हुआ होगा जितना होना चाहिए. ठीक है, और डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है. बट वैसे कि सप्लाई इसलिए कम है क्योंकि पूरा रॉ मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है और मार्केट में भाव ऊपर जा रहा है. ठीक है, तो वो इन्फ्लेशन नहीं है. अगर पूरा का पूरा रॉ मटेरियल यूज़ हो चुका है, मतलब हम जितना प्रोडक्शन कर सकते थे कर चुके हैं, ठीक है, और उसके बावजूद डिमांड है ना बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से अगर प्राइस राइज हो रहा है, दैट इज़ अ इन्फ्लेशन. ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है देयर इज़ अ प्राइस राइज. ठीक है, लेकिन प्राइस राइज क्यों हो रहा है? अगर आपके पास जो भी रॉ मटेरियल था वो सारा रॉ मटेरियल आपने यूज़ कर लिया, मतलब आपके हिसाब से आपकी जो प्रोडक्टिविटी थी, आपका जो प्रोडक्शन लेवल था वो आप कर चुके हो क्योंकि रॉ मटेरियल ही नहीं है. चलो हो सकता है कि आपके काम करने की कैपेसिटी, जिसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, वो ज़्यादा है, लेकिन आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है. आपके पास जितना रॉ मटेरियल था वो पूरा आपने एम्प्लॉयड कर दिया, मतलब पूरा यूज़ कर लिया, जितना प्रोडक्शन कर सकते थे कर दिया. ठीक है, लेकिन अब जितना प्रोडक्शन हुआ उससे भी ज़्यादा डिमांड है. डिमांड ज़्यादा है सामने, प्रोडक्शन से ज़्यादा है, मतलब सप्लाई कम होगा क्योंकि प्रोडक्शन से ही सप्लाई होता है. प्रोडक्शन से दो चीज़ें बनती है, स्टॉक एंड सप्लाई. आपका जो स्टॉक मेंटेन होता है वो भी प्रोडक्शन की वजह से ही होता है, और जो मार्केट में आप बेचने के लिए बैठे हो, सप्लाई करने के लिए, वो भी प्रोडक्शन के बेसिस पे ही है. लेकिन प्रोडक्शन की एक लिमिट आ गई है. ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग ही सप्लाई कर सकते हो, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है. आप प्रोडक्शन करना चाहते हो लेकिन यू डोंट हैव अ रॉ मटेरियल, आपका सारा रॉ मटेरियल यूज़ हो चुका है और डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन से भी ज़्यादा है, सप्लाई कम है, और उस डिमांड, बढ़ती हुई डिमांड की वजह से आपका जो प्राइस राइज होता जा रहा है. ठीक है, दैट इज़ अ इन्फ्लेशन. ठीक है, देखो आज आपको बताया जा रहा है कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, कि किन कारणों से इन्फ्लेशन होता है. सी, इन्फ्लेशन मीन्स कांस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. हमने देखा कि जब कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूसली, हर एक सेक्टर में अगर गुड्स और सर्विसेज का प्राइस ऊपर जा रहा है. अब हर एक सेक्टर में क्यों जाएगा ऊपर भाई? क्योंकि आपकी डिमांड अगर इंक्रीज़ हो रही है, सपोज़ कर लो, तो उसकी वजह से हर एक सेक्टर में आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से उस डिमांड की वजह से प्राइस भी गुड्स और सर्विसेज का इंक्रीज़ हो रहा है. द टू मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस. गुड्स और सर्विस का प्राइस मार्केट में दो ही चीज़ें हैं. देखो, या वो गुड्स की कैटेगरी में आता है या वो सर्विस की कैटेगरी में आता है. टेंजिबल गुड्स एंड इनटेंजिबल गुड्स, दो ही मार्केट में चीज़ें हैं. आइदर इट इज़ अ गुड्स जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, आइदर सर्विस जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ. ठीक है, दोनों का जो प्राइस है उसको इफेक्ट क्या करता है? पहला है डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, मार्केट के ये दो जो मेन फोर्सेस हैं, इसको मार्केट फोर्सेस कहा जाता है, डिमांड एंड सप्लाई. इसी से ही पूरा मार्केट चलता है. सारे चेंजेस इसकी वजह से ही आते हैं, डिमांड और सप्लाई की वजह से. सो द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लेशन आर इंक्रीज इन डिमांड. अगर आपकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आ रहा है, या इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट. ठीक है, अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई तो भी प्रोडक्ट महंगा होता जाएगा. आपका रॉ मटेरियल जितना महंगा है उतना आपकी जो, किसी होटल में अगर अचानक से सब्ज़ी महंगी हो गई तो उसका मेन कारण यही होता है कि इसका रॉ मटेरियल महंगा हो गया है करके. ठीक है, तो जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, रॉ मटेरियल जो है वो अगर महंगी हो गई तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाता है. तो इंक्रीज़ और डिमांड और इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेशन को अफेक्ट कर रहे हैं. पहला है इंक्रीज़ इन डिमांड.
See, there is an increase in demand of a product which leads to the increase in its price. If the supply is not provided, or if they are provided at a slower rate than the increasing demands, then there is an increase in price of the product. If there is inflation due to increase in aggregate demand as compared to the aggregate supply, then it is called a demand pull inflation. तो बोला गया है अगर इन्फ्लेशन डिमांड की वजह से हो रहा है, सपोज कर लो एग्रीगेट मतलब टोटल, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड अगर आपकी टोटल सप्लाई से ज़्यादा है, आप उल्टा बोल रही हो, सप्लाई से ज़्यादा आपकी मार्केट की डिमांड है और उस डिमांड की वजह से भी अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन को पुल कौन कर रहा है? इन्फ्लेशन क्यों हुआ? डिमांड की वजह से हुआ, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो पहले आपको ये बोला गया है कि अगर सपोज कर लो आपकी तरफ से किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो अल्टीमेटली क्या होगा, उस प्रोडक्ट का प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और अगर आप सफिशिएंट क्वांटिटी में सप्लाई नहीं कर रहे हो या आपका सप्लाई स्लोअर रेट में, सप्लाई तो कर रहे हो लेकिन लोगों की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है और आपका जो सप्लाई है उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी धीमी है, तो भी क्या होगा, डिमांड ज़्यादा दिखेगी, डिमांड ज़्यादा दिखेगी तो प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर जाएगा, दैट इज़ द इन्फ्लेशन। और जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो आपको क्या बताया है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन में अगर डिमांड आपके मार्केट की टोटल डिमांड, आपकी मार्केट की सप्लाई से किसी प्रोडक्ट की आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो और वो डिमांड आपके प्रोडक्ट के सप्लाई से ज़्यादा है, ठीक है, और उसकी वजह से, डिमांड की वजह से प्राइस राइज हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। The major reasons for increasing in demand are following: increase in supply of money, ठीक है, बट ऑब्वियस है आपके पास पैसा जब जब आएगा, ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, आपकी तरफ से डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, और जब डिमांड ज़्यादा होगी तो धीरे धीरे क्या होगा, प्राइस भी राइज होगा। ठीक है, सी मॉनिटरिस्ट कंसिडर इन्फ्लेशन एज अ प्योरली मॉनिटरी फेनोमेनन। तो ये पूरा इवेंट मॉनिटरिस्ट जो हैं, ठीक है, जैसे इकोनॉमिस्ट हैं वैसे मॉनिटरिस्ट हैं जो मनी के बारे में पूरा बताते हैं, चेंजेस जो भी फ्लक्चुएशन आता है, ठीक है, प्राइस राइज हुआ, प्राइस डाउन गया, तो जो मॉनिटरिस्ट हैं उनका मानना है कि ये जो इन्फ्लेशन है ये प्योरली मॉनिटरी फेनोमेनन है, मतलब पूरा पैसों का खेल है। ठीक है, जो भी इन्फ्लेशन आता है मार्केट के अंदर वो प्योरली पैसों की वजह से ही आता है। See, according to them, if there is an increase in money in a state, the individuals earn more income because of which the demand of necessities increase। तो बोला गया है कहीं पर भी किसी भी राज्य की, किसी भी कंट्री की इनकम जब इंक्रीज़ हो रही है तो ये माना जाता है कि बंदे की इनकम भी ज़्यादा हो रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है, इक्वली नहीं होता है, क्योंकि हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन चलो माना जाता है कि नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है या स्टेट की इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो इंडिविजुअल की, हमारी इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है, और हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, हम ज़्यादा गुड्स डिमांड करेंगे। अगेंस्ट द इंक्रीजिंग डिमांड द सप्लाई रिमेन स्टडी, लीडिंग टू इंक्रीज इन प्राइस एंड इन्फ्लेशन। अब आपकी तरफ से जब डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई स्टडी है, उतनी ही है जितनी पहले थी, डिमांड बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, आप लोग डिमांड कर रहे हो चाहिए चाहिए, लेकिन सामने सप्लाई उतनी ही है, तो क्या हो रहा है, आपकी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो रही है, आपकी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है, प्राइस राइज की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। मैक्लब सेज दैट टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉजेस इन्फ्लेशन। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और मार्केट में जिस प्रोडक्ट का आप डिमांड कर रहे हो बहुत कम है तो उसकी वजह से हमेशा इन्फ्लेशन होना ही है, क्योंकि आपके पास पैसा बहुत है, पैसा बहुत है तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी लेकिन सप्लाई करने के लिए वो प्रोडक्ट नहीं है, उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन होना ही होना है। और इन्फ्लेशन क्यों किया जाता है पता है, एक तरह से देखो, एक तो पहले ये देखा जाता है मेनली इन्फ्लेशन आता क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब इन टू वर्ड्स प्राइस राइज, इन अ जनरल मीनिंग प्राइस राइज ऑफ अ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड अ इन्फ्लेशन। आपकी तरफ से बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, आपके पास बहुत पैसा है इसलिए, आपकी नीड है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन पैसा है इसलिए चाहिए चाहिए, इसलिए डिमांड हमेशा नीड के हिसाब से नहीं होती भाई। ठीक है, हमारे पास आदिपुर गांधीधाम के अंदर मैंने बोला है हमेशा गाड़ी और इंसानों का 2:1 का रेशियो है, डबल गाड़ियाँ हैं जितने इंसान हैं। ठीक है, तो उसकी नीड है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन क्योंकि पैसा है हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो सामने क्या है, आपके पास जब पैसा आएगा तो आपकी तरफ से डिमांड ऊपर जाएगी, लेकिन अब सामने सप्लाई के लिए रॉ मटेरियल भी तो होना चाहिए ना, अब रॉ मटेरियल नहीं है और तो सप्लाई उतनी नहीं होगी। अब क्या होगा, अगर बहुत बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ है तो लोग कैसे भी करके उसको खरीदेंगे।
लेकिन अगर बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ नहीं है और प्राइस राइज कर दिया जाए तो काफ़ी लोग जो अननेसेसरी मांग रहे थे वो हट जाएंगे डिमांड से, तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होगी, आपकी डिमांड लेवल पे आ जाएगी और हम सप्लाई कर सकते हैं जिनको सही में ज़रूरत है। Then increase in public expenditure. See, the government of developing countries like India is involved in economic development of the country. Government incurs expenditure after installing infrastructures, provision of basic facilities or providing employment which increases the supply of money in the economy. तो देखो हर कंट्री का, हर राज्य का एक मॉरल, एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने स्टेट को या अपनी कंट्री को डेवलप करे। ठीक है, इंडिया इज़ ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री, उसको भी अपने कंट्री को, अपने स्टेट को क्या करना है, डेवलप करना है। तो वो क्या करती है, अलग अलग खर्चे करती है। सबसे पहले तो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने जैसे आपको बताया है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, गटर लाइन है, ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, फ्यूल है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती है। इसके पीछे सरकार तरह तरह के खर्चे करती है। ठीक है, बेसिक यूटिलिटीज़ जो मैंने आपको बोला, उसके साथ ही सरकार क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट भी देती है। तो एम्प्लॉयमेंट के पीछे सरकार को क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ता है भाई। जब मार्केट में बिल्कुल मंदी आ जाती है, रिसेशन चल रहा होता है, बहुत समय तक मंदी चल रही है, तो उस मंदी को तोड़ता भी सरकार ही। वो क्या करेगी, कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसा स्टार्ट करेगी जहाँ पे काफ़ी लोगों को नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, सो विच इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। क्योंकि देखो ये सारे जितने भी सरकार, ये सारी आपने चीज़ें देखी, आपने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है सरकार बेसिक यूटिलिटीज़ दे रही है, सरकार क्या कर रही है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है। तो इसमें काम कौन करेगा, आम इंसान ही तो करेंगे ना। आप बोलोगे सर आम इंसान नहीं, सरकारी कर्मचारी करेंगे, जो गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी तो सोसाइटी का पार्टी है ना भाई, तुम्हारे बीच में से ही एक इंसान है। ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, उनकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी जो है, मतलब जो पैसा घूम रहा है मार्केट में वो फिर से घूमने लगेगा, क्योंकि लोगों को नौकरी मिलेगी तो इनकम जनरेट होगी तो फिर से उनके ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इंक्रीजेस इन द इनकम्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल विच लेड टू अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। अब क्या होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, इनकम होगी, इनकम जनरेट होगी, डिमांड होगा, तो बट ऑब्वियस है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का प्राइस राइज होगा। Thus, if the government circulates money in excess of the production of goods and services in the economy by increasing public expenditure, then the rise of the general price level gains momentum. तो बोला गया है कि मार्केट में जितना गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा अगर सरकार ने पैसा घुमा दिया मार्केट, इन शॉर्ट बोलना चाहते हैं कि प्रोडक्शन लेवल कम है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी, और सामने प्रोडक्शन सप्लाई कम है तो अगेन क्या होगा, मार्केट में प्राइस इंक्रीज़ होगा। फिर ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन होने से क्या दुविधा है। देखो ज़्यादा पॉपुलेशन होने से इनकम और ये सब तो राइज होगी, ठीक है, लेकिन भाई उस पॉपुलेशन को संभालना भी तो है। सबसे पहली दिक्कत की उस पॉपुलेशन की जो भी डिमांड्स हैं, फूड है, वो सब उससे सप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हर साल इंडिया के अंदर 2% पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, एनुअल ग्रोथ है पॉपुलेशन का, तो 2% पॉपुलेशन हर साल इंक्रीज़ हो रही है, तो धीरे धीरे जितनी पॉपुलेशन ऐड ऑन हो रही है उसकी तरफ से डिमांड भी तो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, इन इंडिया देयर इज़ 2% एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन लीडिंग टू एन इंक्रीज इन डिमांड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। The increasing population causes increase in the demands of the basic requirements, and when the supply is insufficient, the price level increases. तो बोला गया है increasing population they cause increase in the demand. ठीक है, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट तो फुलफ़िल होनी चाहिए ना, बढ़ती हुई जनता जो है वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट तो फुलफ़िल करवाएगी ना, और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना गवर्नमेंट का एक ड्यूटी है। एंड व्हेन द सप्लाई इज इनसफिशिएंट द प्राइस लेवल इंक्रीजेस। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उनकी तरफ से बेसिक डिमांड इंक्रीज हो रही है, लेकिन सप्लाई लिमिटेड है, तो क्या होगा, प्राइस लेवल ऊपर जाएगा। सो व्हेन द पॉपुलेशन इज कांस्टेंट बट देयर परचेसिंग पावर इंक्रीजेस ड्यू टू द राइज ऑफ देयर इनकम, दिस इज एन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। अब देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉपुलेशन ऊपर जाएगी तो ही होगा, पॉपुलेशन ऊपर नहीं जा रही है, पॉपुलेशन जितनी थी उतनी है, लेकिन अगर उनका परचेसिंग पावर मतलब रियल इनकम अगर इंक्रीज हो गया, रियल इनकम परचेसिंग पावर दो तरीके से ऊपर जाता है, या तो आपकी इनकम ऊपर जा रही है
तो आपका परचेसिंग पावर ऊपर जाएगा। यहाँ सामने भाव घट जाए तो, ठीक है, सामने भाव, फॉर एग्जांपल कि 1 लीटर दूध 50 रुपये का मिल रहा है और आपकी जेब में 50 रुपये हैं, तो आप 1 लीटर ले सकते हो अगर आपको चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपका जो इनकम है, मॉनिटरी इनकम, यही 50 रुपये जो बोल रहा था, ये मॉनिटरी इनकम कहलाता है, ये 50 से 100 हो गया। अब दूध का जो भाव है अपनी जगह ही है 50 रुपये, तो अब आप कितने लीटर ले सकते हो? 2। तो क्या हुआ, आपकी मॉनिटरी इनकम राइज हुई, इंक्रीज हुई, लेकिन प्रोडक्ट का भाव सामने महंगा नहीं हुआ, तो यू कैन डिमांड मोर। आपकी बढ़ती हुई इनकम के साथ क्या करोगे, आप ज़्यादा डिमांड कर रहे हो और सामने सप्लाई उतना नहीं है, तो प्राइस राइज होगा। दूसरा, परचेसिंग पावर कब होता है कि सपोज कर लो आपकी जो 50 रुपये इनकम थी वही इनकम है, सेम मॉनिटरी इनकम है, लेकिन जो दूध 50 का मिल रहा था वो 1 लीटर 10 रुपये का मिल रहा है, तो अब आप 5 लीटर खरीद सकते हो अगर आपकी नीड है तो। अगर नीड नहीं है तो नहीं खरीदोगे। समझ में आया? The supply of money leads to increase in demands followed by increase in price level of goods or services. Now increase in the cost of production. अगर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोल सकते हो उसको, उसमें अगर इंक्रीमेंट आया, प्रोडक्ट महंगा हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट महंगा हो गया तो भी क्या होगा, प्राइस राइज हो रहा है। The other major factor affecting the price is the supply of goods and services. That is, supply oriented economists believe that when there is an increase in production cost, there is an increase in its price. सीधी सी बात है, प्रोडक्शन महंगा हो रहा है तो प्राइस भी तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन में कटौती नहीं करेंगे भाई, ठीक है, अपने प्रॉफिट मार्जिन में कटौती नहीं करेंगे। मैंने आज तक कोई चीज़ कैलकुलेट करके अभी तक फीस नहीं रखी है ट्यूशन्स के अंदर। मैंने आज तक कि मेरा काम वाली का खर्चा कितना आएगा, कि मेरे लाइट का बिल कितना आ रहा है, कि मेरा, लेकिन जिस दिन से अगर मैं कैलकुलेट करूं, सपोज कर लो अगले साल से मैं कैलकुलेट करने लगूंगा, अरे लाइट का बिल इतना आता है, काम वाली को इतना देना पड़ता है, रेंट इतना जाता है, ठीक है, और सपोज कर लो कि अगले साल से लाइट का जो बिल आता है पर यूनिट में उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है, और सारी चीज़ें मुझे पहले से क्लियर है कि अभी यार लाइट महंगी हो गई है, रेंट महंगा हो गया है, काम वाली महंगी हो गई है, बराबर, या यहाँ पे सब जगह ज़्यादा पैसा देना है, और अगर मैं फ़ीस उतनी ही रखता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा टूटेगा भाई। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना तो वो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं फ़ीस इंक्रीज़ कर दूँगा, अगर मैं कैलकुलेट करके चलता हूँ तो, ठीक है। तो बिज़नेस में तो यही होता है, अगर रॉ मटेरियल महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, ठीक है, फ्यूल महंगा है, इलेक्ट्रिसिटी महंगा है, वेजेस महंगा है, तो कॉस्ट जो है वो ऊपर जानी ही है। वो अपने प्रॉफिट के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, वो तो उतना तो उनको चाहिए ही चाहिए। समझ में आया? सी इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, देखो लिखा ही हुआ है, मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर रेट्स, वर्कर वेजेस और ट्रांसपोर्टेशन, देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस, क्योंकि इन सारी चीज़ों से वो गुड्स बने हैं, गुड्स के प्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें यूज़ हुई है, तो उसमें से एक का भाव भी ऊपर गया ना तो आपका कॉस्ट में फ़र्क आने वाला है, ठीक है। द इन्फ्लेशन कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट इज कॉल्ड द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। वो क्या था, डिमांड की वजह से पहले हो रहा था इन्फ्लेशन, उसको बोल डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड ने खींचा, और यहाँ पे क्या कर रही है, कॉस्ट धक्का मार रही है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब वो एक नाम रखा गया है कि कॉस्ट की वजह से, कॉस्ट इन्फ्लेशन को एक तरह से धक्का मार रही है, कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है, या फिर उसे कहा जाता है सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। अदर रीजंस आर, द मेजर रीजंस फॉर इन्फ्लेशन आर इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, बट प्रैक्टिकली ये दो तो है ही, इंक्रीज इन डिमांड होता है तो भी इन्फ्लेशन होगा, और अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर जा रही है तो भी प्राइस राइज होगा, तो भी इन्फ्लेशन होगा। बट प्रैक्टिकली देयर आर ऑल्सो अदर फैक्टर्स विच कैन कॉज अफेक्ट द इन्फ्लेशन। इवन दो द माइनर फैक्टर्स आर फॉर अ शॉर्ट टर्म, दे कॉज अ स्पाइक इन प्राइस लेवल। काफ़ी बार जो बोला गया है कि कुछ समय के लिए भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उनकी वजह से प्राइस राइज हो जाता है। छोटे मोटे फैक्टर्स ही होते हैं, लेकिन उन फैक्टर्स की वजह से प्राइस राइज हो जाता है। एग्जाम्पल, इन इंडस्ट्री बेस्ड ऑन फॉरेन इम्पोर्ट, if there is an increase in the import expenses or if there is a shortage during contingencies, it can lead to price rise। तो जब आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट ड्यूटी अगर महंगी हो गई तो भी आपके प्रोडक्शन की कॉस्ट
मतलब जो आपने इंपोर्ट किया उस प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी. See, basically there is an increase in demand and production cost that leads to inflation. Basically demand और production cost की वजह से ही होता है. But the other minor factors are जैसे है taxation policy. The taxation policy of the government causes inflation. अगर टैक्स increase हो जाता है तो भी प्राइस राइज हो जाता है. हर चीज़ में टैक्स आता है. ठीक है, आप 1000 रुपये का खाना खाने जाओगे तो आपको 80-90 रुपये टैक्स देना है. ठीक है, अब वो टैक्स का रेट अगर ऊपर चला गया, ठीक है, वो टैक्स का रेट अगर ऊपर चला गया तो आपको खाना तो उतना ही खा रहे हो, क्वांटिटी भी उतनी मिल रही है, होटल वाला भी उतना ही कमा रहा है, लेकिन टैक्स की वजह से क्या हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है. देन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट. इन इंडिया 70% ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड वाया इंपोर्ट. ठीक है, इंडिया के अंदर 70% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाहर से आते हैं, सऊदी अरब वगैरह से. ठीक है, ईरान, इराक से. If there is an increase in price of crude oil in international markets, then there will be an increase in the rates of petrol and diesel, which can also increase the price of other products. तो बोला गया है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल, ठीक है, कच्चा ऑयल जो है उसका भाव अगर ऊपर गया तो अपने जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें महंगाई आएगी. ठीक है, इंपोर्ट करके हम जो यहाँ पे पेट्रोल का भाव बढ़ जाएगा. और हमेशा याद रखना, जब फ्यूल का भाव अगर ऊपर जाता है तो हर प्रोडक्ट का भाव ज़्यादातर ऊपर जाता है, क्योंकि फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल, डीजल ये सब यूज़ होता है. ठीक है, तो उसकी वजह से ही क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा. ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट का भाव भी ऊपर जाएगा. स्कैरसिटी मतलब कमी. When there is a scarcity in terms of raw material, electricity or any requirement for production, it leads to increase in price level of the goods or services. जब ऑलरेडी आपके पास रॉ मटेरियल की कमी है तब भी क्या होगा, आप थोड़ी चीज़ें महंगी करके रखोगे, क्योंकि सस्ती रखोगे तो लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और आपका रॉ मटेरियल ख़त्म होता जाएगा. और जब सही में नीड होगी तब आपके पास सप्लाई बचेगा ही नहीं. If scarcity prevails for a long period during production or is extensive in nature, it can cause inflation. अगर लंबे समय तक scarcity चलती है तो क्या करोगे, आप जानबूझ के प्राइस राइज कर दोगे ताकि लोग जो हैं डिमांड अपनी कम करते हैं. ठीक है.